हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा मेरा 19। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है। हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। जीके और जीएस में आपका जो है साइंस से आपका देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन, और जो है जीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन। तो ये ग्रेड 3 का है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो हो जाएगा आपका बरगद हो जाएगा। और बरगद का साइंटिफिक नाम फाइकस बेघालेंसिस, फाइकस बेघालेंसिस जो है आपका बरगद का साइंटिफिक नाम है। कभी कभी आपका जो है बरगद का साइंटिफिक नाम ही दे देता है, तो आपको याद कीजिएगा कि बरगद का साइंटिफिक नाम हो जाएगा आपका फाइकस बेघालेंसिस जो हो जाएगा आपका बरगद का साइंटिफिक नाम हो जाएगा। और आम जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका, और वृक्ष में आ जाएगा तो आपका बरगद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए, लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। लिंगराज मंदिर कहाँ में है, तो उड़ीसा में हो जाएगा आपका लिंगराज मंदिर। वेंकटेश्वरा मंदिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ में है, तो एमपी में हो जाएगा। लेकिन तिजारा मंदिर जो है आपका राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं। तो देखिए, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होता है। तो देखिए, रबर बैंड को स्ट्रेच करने में ऊर्जा जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी को जो है स्टोर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना होता है तथा ऋणावेशित होता है। यदि इसको आवेश प्लेट के ऊपर दोलन कराया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखिए, आवेश बोला गया है कि इसको जो है धनावेशित प्लेट पर जो है दोलन कराया जाता है, तो इसका आवेशित कौन सा हो जाएगा, आवेश जो है कम जाएगा, तो आवर्तकाल जो हो जाएगा इसका कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। तो देखिए, बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, माइक्रो तरंग आ जाएगा। माइक्रो तरंग के बाद आ जाएगा आपका अवरक्त तरंग आ जाएगा। अवरक्त तरंग के बाद आपका एक्सरे आ जाएगा। एक्सरे के बाद आपका गामा रे आ जाएगा। तो देखिए, इसमें कौन कौन से हो जाएगा, तो माइक्रो तरंग है, अवरक्त तरंग है, एक्सरे हो जाएगा, गामा रे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म करने से विस्तारण। देखिए, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है। तो देखिए, केवल ठोस पदार्थों में होता है। पदार्थ का भार बढ़ जाता है, घनत्व का भार जो पदार्थ का घनत्व घट जाता है। सभी द्रव और ठोस पदार्थों में समान होता है। तो देखिए, एक होता है आपका घनत्व इक्वल टू फार्मूला होता है। घनत्व इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम मतलब कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और जो है आपका जो है किसके अनुसार देखते हैं, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है किसके अनुसार, तो चार्ल्स के नियम के अनुसार जो होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म करने पर विस्तार क्या हो जाएगा, तो गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब यहाँ पे हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व आपका घट जाएगा। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा कि केवल पदार्थ के ठोसों में गलत हो जाएगा। पदार्थ के भार बढ़ेगा, गलत हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व जो है घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखिए, कुछ जो क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है आपका जो है फार्मूला के थ्रू बनने वाले जितने क्वेश्चन है उसको ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है फार्मूला से बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन जो होता है फार्मूला से बन जाता है, बढ़ने वाला घटने वाला जिस तरह से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो फार्मूला के थ्रू बन जाना आसान होता है। तो इसको फार्मूला के थ्रू ही रेफर कीजिएगा, तो बहुत होगा सटीक आंसर आप बना करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, एक होता है म्यू बराबर होता है म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल पूछा गया है। और इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर साइन सी नहीं होगा, म्यू सी बराबर साइन म्यू ये भी नहीं होगा। तो देखिए, कौन सा हो जाएगा, म्यू बराबर जो हो जाएगा आपका 1/sin सी, जो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। तो देखिए, मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। मायोपिया के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं।
हैं। और हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मायोपिया किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो देखिए विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण कहने का मतलब क्या है कि विद्युत धारा को कन्वर्ट किस में कर देता है, टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप देखते होंगे आयरन कौन सा है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव है। रोस्टर क्या होता है, टोस्टर क्या होता है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव है कि विद्युत धारा को कन्वर्ट करके किस में कर देता है, उसको जो ताप में बदल देता है। तो देखिए विद्युत इस्त्री जो हो जाएगा, आयरन जो हो जाएगा विद्युत धारा के तापन प्रभाव हो जाएगा। बल्ब जो हो जाएगा विद्युत धारा के तापन प्रभाव ही हो जाएगा कि बल्ब जो है विद्युत धारा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत केतली भी जो हो जाएगा विद्युत धारा के तापन प्रभाव हो जाएगा। बट पंखा के कार्यशीलता जो हो जाएगा विद्युत धारा के तापन प्रभाव नहीं होगा। पंखा जो हो जाएगा विद्युत धारा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का तेल, लालटेन की बत्ती, इनमें से किस गुण के कारण जो होता है ऊपर चढ़ता है। तो देखिए ये गुरुत्वाकर्षण नहीं हो जाएगा, विसरण नहीं हो जाएगा, परासरण नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केशिकत्व हो जाएगा। केशिकत्व उसको कहते हैं जिसको जो है अल्प मात्रा के रेडियस वाले ट्यूब लिया जाता है। अल्प मात्रा के रेडियस वाले जो ट्यूब होता है, अल्प त्रिज्या की नली किसी द्रव में डुबाई जाती है। तो किसी नली में द्रव जो है बाहरी द्रव की तुलना में कुछ ऊपर उठ जाता है या कुछ नीचे चला जाता है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। केशिकत्व का उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए स्याही सोखता कागज के बारीकी छिद्रों से ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। तौलिया या रुमाल पानी में सूखता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण हो जाएगा। मिट्टी की तुलना में रेत जो है जल्दी सूख जाता है, ये भी किसके कारण हो जाएगा, तो केशिकत्व के कारण ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्म सते जय। ये जो हो जाएगा भारत के, यही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा भारत के उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। और सत्यमेव जयते जो है भारत का, सत्यमेव जयते जो है भारत का आदर्श वाक्य है। भारत का आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, जिसको हम मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसके लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की उद्घाटन स्थापना कहाँ में किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड में 1936 में किया गया था, मतलब अंग्रेज़ के टाइम में ही किया गया था। और जो है आपका उस टाइम किसके संरक्षण के लिए किया गया था, तो बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए किया गया था। और इसी के संरक्षण के लिए 1973 में जो है बंगाल टाइगर कंजर्वेशन लाया गया था। टाइगर रिजर्व की शुरुआत किया गया था 1973 में। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि माध्यम 1, 2, 3 के अपवर्तनांक दिया गया है 1.50, 1.36, 1.54। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल v1, v2, v3 है तो उसके बीच निम्न में से कौन सा संबंध हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश क्या बोला गया है, अपवर्तनांक जो बोला गया है वेलोसिटी का जो होता है अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो है वेलोसिटी का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जैसे ही अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, तो सबसे कम जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा उसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो देखिए 1.36, तो 1.36 किसका है, v2 का है। उसके बाद देखेंगे उससे कम कौन सा हो जाएगा, 1.50 किसका है, v1 का है। और उससे कम 0 किसका है, 1.54 है, 1.54 किसका है, v3 का है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए v2, v1, v3, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समानांतर प्रकाश पुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होता है। परावर्तित किरणें कहाँ हो जाएगा, तो देखिए दर्पण के पीछे 0.8 मीटर पर नहीं हो जाएगा। दर्पण के पीछे 0.8 मीटर की दूरी पर अपसरित हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो है किसी प्रकाश को क्या करता है, अवतल दर्पण इस तरह है तो किसी प्रकाश को क्या करेगा यहाँ पे
अभिसरित करेगा। तो अभिसरित कहाँ पे करेगा, तो 0.8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो कहाँ पे करेगा, तो आपको बता दें कि फोकस पे करेगा। तो फोकस कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर है, तो इसको आधा कर दीजिए, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f हो जाता है। तो एफ बराबर के आर बराबर 2f हो जाएगा, तो एफ बराबर आर बराबर 2f हो जाएगा, तो आर के आधा हो जाएगा कौन सा, एफ हो जाएगा। तो 0.4 कितना हो जाएगा, अभिसरित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, अवतल दर्पण में 0.4 सेंटीमीटर को दूरी पर स्थित बिंदु पर अभिसरित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमी के दाएं हाथ के संदर्भ में निम्नलिखित फ्लेमी के दाएं हाथ के संबंध में अंगूठा किसको इंडिकेट करता है। तो देखिए, एक हो जाता है फ्लेमी के दाएं हाथ का नियम, एक होता है फ्लेम का बाएं हाथ का नियम। तो पूछा गया क्या है कि अंगूठा किससे इंगित करता है। अंगूठा जो है यहाँ जो है मोशन को इंगित करता है। उसके बाद हो जाएगा FBI, चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करेगा। उसके बाद करंट का इंडिकेट करेगा। तो अंगूठा पूछा गया है तो किसको, चुंबकीय बल नहीं होगा, EMF को घटा दीजिए, फ्लक्स को हटा दीजिए, तो चालक की गति पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्यार्थी ने गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, उसने पाया कि दोनों में +3 आवर्धन है, तो निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए, दोनों में +3 आवर्धन है, तो उत्तर लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, उत्तर लेंस का जो फोकस दूरी होता है जो पॉजिटिव होता है, तो उत्तर लेंस हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल दर्पण के आवर्धन क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो 31 का कौन सा हो जाएगा, ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 के बाद देखेंगे 32 कौन सा है, तो एक जो है समीकरण दिया गया है कि इस समीकरण दिया गया SO2 H2SO4 H2S 3S + 2H2O दिया गया, 2H2O दिया गया है। तो सल्फर का अपचयन, देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो सल्फर का अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि सल्फर यहाँ से निकल रहा है, सल्फर का अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है निकल रहा है और जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे नहीं होगा। सल्फर का ऑक्सीकृत हो रहा है, हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, सल्फर अपचयित हो रहा है, नहीं हो जाएगा। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है एवं अपचयन दोनों हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या बनता है। तो देखिए, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपका मीथेन गैस बनता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए, भैंस अगर जुगाली करता है तो उस टाइम जो उसके फेन में होता है मीथेन होता है। धान के खेत में मीथेन पाया जाता है। और आपको बता दें कि CNG PNG ये सभी जो है मीथेन का मुख्य गैस होता है। कोयला के खदान में जो है आपका मीथेन गैस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, कॉपर पूछा गया है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। और जब कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है और आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। तो जब 18 होता है तो इसमें बचा कितना, इसमें बच गया मेरा 11 परमाणु बच गया। तो देखिए 4s2 3d9 नहीं होगा क्योंकि डी में 10 हमको भरना है। तो 4s1 और 3d10 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 34 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोर-बोरी के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बोर-बोरी के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर क्या बोलना चाह रही है। 46 नंबर कि हेमावती नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। वीर कुंवर कहाँ से किए थे, तो जगदीशपुर आरा से किए थे। और तात्या टोपे कहाँ से किए थे, आई थिंक तात्या टोपे जो है कानपुर से किए थे। तात्या टोपे जो हैं तात्या टोपे नहीं थे इसमें, तात्या टोपे कानपुर से ही होगा। तात्या टोपे नाना साहब के सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और तात्या टोपे कहाँ से हो जाएंगे, तो कानपुर से हो जाएंगे। और वीर सावरकर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 110 ग्राम CO2 में इसके ग्राम में अणु कितने होंगे। तो देखिए, 110 ग्राम पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले 110 ग्राम CO2 में CO2 का अणुभार कितना होता है, CO2 का अणुभार कितना होता है। तो देखिए, कार्बन का कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का कितना है हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसमें जो 2 दिया गया है तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, इतना तो हो गया ऑक्सीजन का CO2 का अनुभार हो जाएगा। तो देखिए 44 ग्राम CO2 में 1 ग्राम अणु होता है। 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम, एक अनुग्राम होता है, 1 ग्राम अणु होता है। और 110 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, तो 110/44 कितना इसको काटेगा, तो 2.5 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ की प्रकृति के संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए मिल्टन नहीं किया गया है, तो जॉन डाल्टन जो है सबसे पहले जो है किया था। जॉन डाल्टन के अनुसार जो है प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है। किनका स्टेटमेंट है, जॉन डाल्टन का स्टेटमेंट है। किन्हीं दो तत्वों के परमाणु परस्पर आकार, द्रव्यमान व वन गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक तरह के समस्त परमाणु आकार, द्रव्यमान और अनुगुण में समान होता है। किनका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है इनका, जॉन डाल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजक बंधन 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हो। कोष कौन सा, तो सबसे आंतरिक कोष जो हो जाएगा आपका भरे हुए होना चाहिए। तो देखिए बढ़ातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्थानांतरित करके सहसंयोजक बंधन बना लेगा। तो बढ़ातम कक्षा को हटा दिए, तो सबसे आंतरिक वाला जो हो जाएगा वो भरे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिटमस बिलियन किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस बिलियन आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। लाइकेन को हम प्राकृतिक के सूचक भी बोलते हैं। लाइकेन को प्राकृतिक वायु प्रदूषक सूचक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर का पीएच रेंज जो होता है आपका, मानव शरीर का पीएच रेंज की बात करते हैं तो मानव शरीर का आपका पीएच रेंज लगभग आपका हो जाता है। मानव शरीर का पीएच रेंज जो होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है, 7.35 से लेकर के 7.45 के रेंज में होता है। तो मानव शरीर का पीएच मान जो होता है लाइटली क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है। तो देखिए ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कहने का मतलब कि इसके परमाणु संख्या के अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। टोटल जो है 6 एलिमेंट जो है नोबल गैस से कौन कौन से, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो है 18वीं ग्रुप से संबंधित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 53 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन के पहले हम इसका थोड़ा सा लिखते हैं, क्लू लिखते हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं कि अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा जिंक के बाद देखेंगे एफीपीबी हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा आपका सी हो जाएगा कॉपर के बाद आ जाएगा आपका एच के बाद आ जाएगा आपका एजी और एयू। ये सभी जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम हो जाएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो गोल्ड हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि आयरन कॉपर सल्फेट बिलियन में कॉपर को विस्थापित करता है। क्यों करता है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में देखिए आयरन कहाँ पे है, आयरन हमारा यहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो एफी जो हो जाएगा कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। आगे देखते हैं, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट को विस्थापित करता है, क्योंकि यह सल्फेट की तुलना में अधिक। ये भी काट दीजिए। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट को भी विस्थापित करता है, तो सल्फेट को विस्थापित नहीं करेगा। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। तो उस कंडीशन की इसको याद कीजिएगा कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एफीपीबीएच, Cu,
पीबी हो जाएगा आपका यहाँ पे सीसा, एच हो जाएगा हाइड्रोजन, सीयू जो हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा, एचजी जो हो जाएगा पारा हो जाएगा, एजी जो हो जाएगा सोना हो जाएगा, उसके बाद चांदी हो जाएगा। तो देखिए एफी जो है लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जो कॉपर को जो है विस्थापित कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको जो है ए वाले को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको जो एग्जाम में VVI हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, किनमें से किसे मेडलिव की आवर्त सारणी के सीमा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातु के साथ साथ हाइड्रोजन के सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। तो देखिए हाइड्रोजन मृदा धातु के साथ नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो है क्षार धातु के साथ साथ हाइड्रोजन के सदृश और हाइड्रोजन का कोई भी विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 66 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है 66 कि जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित होने के पश्चात प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू पहले केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे रिसेंटली में सितंबर अक्टूबर के आसपास वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, तो उस टाइम जो है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो अमर अब्दुल्ला जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग कितना रखा गया है। तो 176 वहाँ पे रैंकिंग रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल के समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो CH3OH जो है आपका CH3OH जो है आपका मिथाइल अल्कोहल है हो जाएगा। C2H5OH जो है आपका एथाइल अल्कोहल है, और C3H7OH ये भी जो है अल्कोहल से संबंधित है, बट C4H10 नहीं है अल्कोहल से संबंधित। देखिए यहाँ पे कार्बन का 3 है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब कि एक परमाणु जो है इसमें घटेगा, बट यहाँ पे देखिए कार्बन का 4 है, यहाँ पे 10 दे दिया गया है, यही जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर C4H9OH होता तो ये हो जाता आपका सही हो जाता, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलना चाह रहा है कि किस फल में असली तथा नकली फलों के युग्म सम्मिलित हैं। असली तथा नकली फल के जो है युग्म सम्मिलित है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, काजू जो हो जाएगा। काजू के असली और नकली फल जो है इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलना चाह रहा है कि पुरुष में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। ठीक है, तो शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसको अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, इसको समान शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण इसको भी काट दीजिए। शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार कॉमर्शियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो देखिए सिलिकामयता, वास्तवहिता, एंथ्रिस और बॉट्रिल्स, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सिलिकामयता जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीमर तथा टिबिया, फीमर जो होता है शरीर का सबसे लंबा हड्डी जो होता है फीमर होता है, जो टांग में देखने को मिलता है। फीमर तथा टिबिया फुबुला के बीच कौन सी संधि होती है। तो देखिए फीमर और टिबिया फुबुला के बीच में जो होती है हिंज सपोर्ट होती है, हिंज संधि होती है, कब्ज संधि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाने का कार्य करता है। तो देखिए हमारे शरीर में कौन ले जाने का काम करता है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को परिवहन का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का परिवहन का कार्य कौन करता है, तो आपको आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, ठीक है,
किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचा करके कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है, क्या डायरेक्ट लिख दिया गया है, कोशिका को पचा करके। तो देखिए कोशिका को पचा करके काम कौन करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। तो लाइसोसोम इसीलिए आंसर हो जाएगा क्योंकि जो है वो जो है खराब चीज़ों को पचा करके और उसको सही करने का काम करता है। तो लाइसोसोम को ही हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णक है। तो देखिए इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इटियोलॉजी का मतलब होता है रोग के कारण का अध्ययन। इटियोलॉजी मतलब रोग के कारण का अध्ययन, लेकिन किस कारण से जो रोग हुआ है उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का अध्ययन। एंथोलॉजी को उतना होता है तो मानव जाति का अध्ययन। और जो होता है एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन हो जाएगा। इथोलॉजी जो हो जाएगा यहाँ पे पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इथोलॉजी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 86 यहाँ पे है 86 नंबर क्वेश्चन कि ई मार्गरेट पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए ई मार्गरेट पोर्टल दिया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट पर कब पहुंचा था। तो देखिए लैंग्रेज पॉइंट पे आदित्य मिशन कब पहुंचा था, तो 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलना चाह रहा है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर अंगुलिनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए ना सेल बोलेंगे, ना एंजाइम बोलेंगे, ना उत्तक बोलेंगे। तो देखिए छोटी आंत के जो है दीवारों पर जो एक अंगुलिनुमा संरचना पाई जाती है उसको हम भिलाई बोलते हैं, और भिलाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक ब्रिक में सबसे बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, तो ब्रिकाणु बोलेंगे, ब्रिकाणु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, छुई मुई का वैज्ञानिक नाम आपको बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। जब लार्ज अमाउंट में शिफ्ट होता है, मतलब कि एग्जाम जो है 1 महीना 2 महीना चलता है किसी चीज़ का, तो उसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन ये सब देखने को आ जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मिसोमा पुडिक जो होता है इसका छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो है वसा संचायक ऊतक हम किसको बोलते हैं, तो एडिपोज ऊतक को हम वसा संचायक ऊतक भी बोलते हैं। तो वैस्कुलर ऊतक नहीं होगा, एरोलर ऊतक भी नहीं हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक नहीं हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से प्रक्रिया जो विभिन्न चरणों से सही क्रम में दिखाने के लिए बोला गया है कि जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विभाजन होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा। उसके बाद जो हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आपको जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करेगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखेंगे CBAD। तो CBAD नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका 92 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जब आप किसी पादप कोशिका, कौन सा पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्याधुनिक तनु बड़ा महत्तम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगा किंतु फटेगा नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाती है। पादप कोशिका का कौन सा भाग जो है उसे पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कोशिका भित्ति जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में किसकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। तो देखिए निम्न तत्वों में परमाणु त्रिज्या जो होती है फेरस, कोबाल्ट और निकेल जो होता है,
फेरस क्वार्ट निकल जो है 8 9 10 ग्रुप का जो है सदस्य है ये तीनों। और इसे जो है फेरस का देखिए, फेरस का जो होता है त्रिज्या 126 होता है। कोबाल्ट का त्रिज्या देखने को मिलेगा आपका 125। कोबाल्ट के बाद निकेल के त्रिज्या आपको देखने को मिलेगा 124। तो ये सभी देखिए, ये सभी जो है नियरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में सबसे आसान होता है। तो देखिए, जिसका इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे कम हो जाएगा, उसको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा, उसको बाहर निकालना सबसे आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें M+ दिया गया है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा दे दिया गया है, यहाँ में M3+ दे दिया गया है, मतलब कि 3 एक्स्ट्रा दिया गया है। इसमें जो है 2+ एक्स्ट्रा दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब खत्म हो जाता है। जीके जीएस का पोर्शन इसमें ख़त्म होता है। आपको जो है आपका जो है आज 19 नंबर सेट समाप्त कर दिया गया। इसी तरह से आपका 25 सेट तक जो है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो डोंट वरी, जिनका एग्ज़ाम है वो जरूर देख करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सेम एज क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है। सो डोंट कन्फ्यूज होइए, आप इसको एक बार ज़रूर देख करके जाइए। और जो है न्यूमेरिकल में जो है फार्मूला बेस्ड आ रहा है, तो फार्मूला पे ध्यान देते रहिए। और आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलते रह रहे हैं, जिससे जैसे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है वैसे वैसे इसमें क्लियर करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और जो है किसी भी परिस्थिति में आपका जो है नंबर जारी कर दिया गया है, वो आप जो है कॉल करके भी बात कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।